नमस्कार साथियों, अदम्य एकेडमी के YouTube प्लेटफॉर्म पे आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। मैं आशा कौर भाटी आज आप सभी के सामने एक नई भर्ती के एक नए भाग को लेकर आई। ठीक है, आपको थंबनेल में दिख रहा होगा कि मैं पशुपालन वाला जो हम लोग पशु परिचर जो भर्ती है आपकी हमारे चैनल पे, उसका जो पूरा डिस्क्रिप्टिव विज्ञप्ति है, उसके पद है, उसके बारे में एक वीडियो ऑलरेडी पड़ी हुई है। आप वहां जाके इसको पूरा चेक कर सकते हैं। और मैं उसी पेपर के अंदर पार्ट बी जो पशुपालन वाला भाग है, जिससे विद्यार्थी सबसे ज्यादा अभी डरे हुए हैं, उनको लग रहा है कि हम कैसे करेंगे, मैटर कहाँ से मिलेगा, उसको बहुत ही आसान भाषा में और बिल्कुल आसानी से आपको पूरा कवर अप करवाने के लिए हाजिर हूं। ठीक है, आपको यहाँ पे नजर आ रहा होगा मैंने एक बार परीक्षा की स्कीम और पाठ्यक्रम को यहाँ पर ले लिया है, ताकि एक बार आप समझ ले कि किस प्रकार का पेपर होने वाला है और फिर हम अपने पाठ के ऊपर आ जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपको नजर आ रहा होगा कि पशु परिचर जो भर्ती है उसके अंदर जो आपका पेपर आएगा, तो जो टोटल पेपर रहेगा उसका टोटल मार्क्स तो रहेगा 150, यानी 150 नंबर का आपका पेपर होने वाला है। पर उसमें इन्होंने क्या कर दिया, दो भाग कर दिए, क्योंकि देखिए भर्ती क्या है, पशु परिचर। ठीक है, यानी कि आपको पशु रिलेटेड चीजों के बारे में भी जानकारी होनी चाहिए। तो जो एक पार्ट ए वाला जो भाग है और एक है पार्ट बी वाला। देखो भाग अ वाला है, उसमें प्रश्नों की संख्या 105 रखी गई है। ठीक है, और भाग ब, ठीक है, बी वाला जो भाग रखा है उसके अंदर प्रश्नों की संख्या 45 रखी गई है। ठीक है, तो एक भाग तो 105 का और एक भाग हो गया आपका 45 प्रश्न का। ठीक है, क्लियर। अब हम देख लेते हैं कैसा रहेगा पाठ्यक्रम वगैरह। तो एक थोड़ा सा फर्स्ट पॉइंट है, पाठ्यक्रम के अनुसार समान अंक वाले बहुविकल्पी प्रश्न रहेंगे, यानी सभी के प्रश्न के जो अंक है वो समान रहेंगे। और बहुविकल्पी यानी एमसीक्यूएस आएंगे, एज यू नो। फिर आएगा अधिकतम पूर्णांक 150 अंक, यानी कि 1 नंबर का एक प्रश्न रहने वाला है। परीक्षा की अवधि 3 घंटे है, जो कि सभी परीक्षाओं की जनरली होती है। फिर दे रखा है कि प्रत्येक सही उत्तर के लिए 1 अंक दिया जाएगा और गलत उत्तर के लिए 1/4 अंक काटा जाएगा। अर्थात इस पेपर में क्या है, नेगेटिव मार्किंग है, तो बहुत अच्छे से ध्यान रख के पेपर को सॉल्व करना है। ठीक है, न्यूनतम, अब देखो इसमें क्राइटेरिया और डाल दिया, कम से कम आपको 40% नंबर लेकर आने हैं, अर्थात आपको 60 नंबर लाने हैं, तब तो आप कहीं मेरिट की गिनती में आओगे और उसके बाद में फिर मेरिट बनेगी, उसके अनुसार आपका भर्ती में चयन होगा। और क्या दे रखा है कि परीक्षा का जो मानक स्तर है वो सेकेंडरी यानी कि 10th लेवल का होने वाला है। तो आप जो भी चीजें पढ़ रहे हो उसमें मेजरली आप ये ध्यान रखें कि 10वीं क्लास के बाद के विद्यार्थियों को कितनी चीजें पता होनी चाहिए, उनका टफ जो लेवल रहता है वो कठिनाई का स्तर भी 10वें स्तर का ही होने वाला है। ठीक है, फिर दे रखा है कि 105 जो भाग अ वाला है उसके अंदर आपका क्या क्या सब्जेक्ट रहेंगे, तो दैनिक विज्ञान रहने वाली है, गणित, फिर सामाजिक अध्ययन। अब इस सामाजिक अध्ययन के अंदर आपके सारे सब्जेक्ट यानी एनवायरमेंट वाला भी पोर्शन आ जाएगा, हिस्ट्री आ जाएगी, और अलग से भी दिया है कि भूगोल, इतिहास, संस्कृति, कला, समसामयिकी विषय। तो ये जो सामाजिक अध्ययन दिया गया है ना, तो सामाजिक अध्ययन का यहाँ पर अर्थ राजनीति से। ठीक है, राजनीति, क्योंकि उन्होंने पॉलिटी कहीं भी अलग से नहीं दिया, इसका अर्थात सामाजिक अध्ययन के अंदर हम लोग पॉलिटी को भी मिक्स कर लेंगे और थोड़े से अदर टॉपिक्स। अर्थात आप एनसीईआरटी की 6 क्लास से लेके 10th क्लास तक की बुक के अंदर जो सामाजिक अध्ययन की किताबें हैं आप उस स्तर का देख सकते हैं। बस एक चीज ना देखें, इतिहास ना देखें, क्योंकि इतिहास 9th और 10th में विश्व का है, जो कि आपके काम का नहीं है। ठीक है बच्चों, बाकी आपको सारे टॉपिक के नेम दे रखे, इवन समसामयिकी यानी कि करंट अफेयर्स भी आने वाला है। देखिए पर्टिकुलर सब्जेक्ट है, 105 प्रश्न आने वाले, यानी कि प्रत्येक भाग से आप 20 प्रश्न, 15 से 20 के बीच में आप मोटे मोटे तौर पे मान के चलिए। गणित जो है वो भी 9th और 10th लेवल की ही आपके आने वाली। अब हम आते हैं अपना मेन भाग की तरफ, जो कि मैं आपको यहाँ पर पूरा करवाने चाहूंगी। ठीक है, इस भाग में पशुपालन से संबंधित सारे प्रश्न रहेंगे। ठीक है, अब जिन बहुत सारे बच्चों का जैसे ये भर्ती आई तो बच्चों के दिमाग में क्या आता है, अरे एग्रीकल्चर सब्जेक्ट जिनके कृषि विज्ञान होता है ना, वो बच्चे इसको बहुत अच्छे से कर लेंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है, बहुत जनरल टॉपिक है और इनको मैं बहुत अच्छे से आसान से आपको करवा दूंगी। क्योंकि देखिए जिस पद के लिए आपकी भर्ती हो रही है वो काम तो आपको आना चाहिए, नहीं तो सिलेक्शन हो जाएगा उसके बाद काम ही नहीं आया, तो इसलिए ये पढ़ना जरूरी है। ठीक है बच्चों, तो देखिए हम लोग इसके सिलेबस में एक एक पॉइंट के बारे में थोड़ा थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पर सिलेबस डिस्कशन कर रहे हैं कि इसमें क्या क्या चीजें आने वाली। सबसे पहला दे रखा है पशुपालन से संबंधित निम्न बिंदुओं का सामान्य ज्ञान, जिसमें एक आगे टॉपिक लगा दिया प्रदेश, यानी कि इन सभी टॉपिक के जो भी आपकी परिसीमा रहेगी वो राजस्थान ही रहेगी। आपको भारत के परिप्रेक्ष्य में कुछ नहीं पढ़ना है, केवल राजस्थान में पाए जाने वाले पशु,
राजस्थान की ही पशु गणना वगैरह, ये सब चीजें राजस्थान की पढ़नी, ठीक है। पशुओं की प्रमुख देशी नस्लें, फिर हमें देशी नस्लों के अंदर देखिए क्या क्या पढ़ना है। अब राजस्थान में मुख्य रूप से कौन कौन से पशु हैं जिनको हम पालन कर सकते हैं। उन पशुओं में देखिए सबसे पहले तो गाय आती है, जो कि भारत में भी होती है खैर। फिर भैंस आती है, गाय और भैंस पढ़ना है हमें। फिर हमें बकरी पढ़ना है। फिर हमें बहुत मुख्य रूप से ऊंट के बारे में भी पढ़ना है। फिर हम लोगों को क्या पढ़ना है, आपकी बकरियां पढ़नी है, भेड़ पढ़ने हैं। तो ये मुख्य आपके जंतु हो गए, जानवर हो गए। इसके अलावा मुर्गी है, जो मुर्गी क्या होता है ना कि पक्षी वर्ग के अंदर आती है, तो वो हम अलग से इसके अंदर देखेंगे, ठीक है बच्चों। फिर देखा है कृत्रिम गर्भाधान, ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है और यहाँ से प्रश्न बनेंगे, क्योंकि कृत्रिम गर्भाधान को अभी राजस्थान सरकार बहुत बढ़ावा दे रही है, ठीक है, क्योंकि इससे बहुत अच्छी नस्लों का हम पैदावार कर सकते हैं। फिर दे रखा है बंध्याकरण, ये कृत्रिम गर्भाधान का ही एक टॉपिक है, बंध्याकरण, यानी कि हम लोग पशुओं की अगर कोई अच्छी वैरायटी नहीं है तो किस प्रकार से बंध्यकरण वगैरह प्रोसेस होती है, वो सभी इसमें हम लोग देखेंगे। फिर हम देखेंगे संकर प्रजनन, जो कि कृत्रिम गर्भाधान के इंक्लूडिंग टॉपिक है। फिर हम देखेंगे दुग्ध दोहन, दुग्ध दोहन के अंदर विधियां पढ़नी होती है, कितने प्रकार से दुग्ध दोया जा सकता है वो पढ़ेंगे। दुग्ध श्रवण काल, अब इसमें उन सभी जानवरों का श्रवण काल पढ़ना है, जैसे कि आपका गाय हो गई, भैंस हो गई, और हम लोग ऊंट के बारे में, बकरी के बारे में। तो ये टॉपिक है ना, मैं आपको एक के साथ में ही करवा दूंगी। जब देशी नस्ल, जब हम नस्ल पढ़ेंगे उसमें उनके सारे पॉइंट आपको बहुत अच्छे से क्लियर करवा दूंगी कि कौन कितने समय तक दुग्ध श्रवण करवाता है, कितने समय बाद में उसमें प्रजनन के लिए मैच्योरिटी आती है, कितने समय तक वो अपने बच्चे को दूध पिलाती है, तब तक उसमें किस प्रकार से दुग्ध का श्रवण होता है, क्या मात्रा होती है, वो सभी चीजें हमें पढ़नी है। फिर स्वच्छ दूध का उत्पादन, किस प्रकार से हम दूध का उत्पादन को बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं, वो प्रोसेस है। पशु एवं कुक्कुट प्रबंधन, ये भी बहुत अच्छा टॉपिक है। यहाँ पर कुक्कुट मतलब होता है मुर्गी, ठीक है, वहां पर वो सभी चीजें भी हम पढ़ेंगे। फिर हमें पढ़ना है जैविक अपशिष्टों का निस्तारण। जैविक अपशिष्ट का अर्थ ये होता है जैसे कि आपका गोबर वगैरह हो गया, तो ऐसे सभी ऑर्गेनिक या कार्बनिक जो भी अपशिष्ट हैं उनका निस्तारण हम किस प्रकार से कर सकते हैं। इसमें हम लोग घास फूसों को भी लेंगे और हम लोग गोबर को भी यूज करेंगे, दोनों चीजों का निस्तारण हम पढ़ेंगे। फिर हम पढ़ेंगे संतुलित पशु आहार, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसका। इसमें हम लोग जानवर का एक संतुलित आहार किस प्रकार से हो सकता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे कि गाय जब गर्भवती है तब उसे कितना क्या क्या पोषण देना चाहिए, प्रोटीन इतना देना चाहिए, इसमें ये चीजें मिलानी चाहिए, या एक बछड़ा है तो उसे कितने किलोग्राम एक दिन में भूसा देना चाहिए या हरा चारा देना चाहिए, दोनों ही चीजें हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। फिर हम कुछ ऐसी फसलों के बारे में देखेंगे जिससे चारा बनता है, ठीक है, चारा वाली जो फसलें जैसे रिजका वगैरह हो गया वो इसमें देखेंगे। फिर हम देखेंगे कि चारागाह का विकास, क्योंकि देखिए चारा हमें ही उगाना है, तो वो किस प्रकार से प्रॉपर एक तरीके से मान सकते हैं कि कृषि विज्ञान ही यहाँ पर आने वाला है। बट ऐसे कृषि विज्ञान इसमें बहुत साइंस नहीं जाएगी, हम बहुत सरल और साधारण, और मैं चाहूंगी कि अगर आप चाहें तो मैं बिल्कुल मेवाड़ी में देसी भाषा में भी आपको समझा दूंगी, ताकि इससे क्या, देखिए आप सभी किसान फैमिली से बिलोंग करने वाले स्टूडेंट, इवन मैं खुद भी हूँ, तो हम जितना देसी भाषा से पढ़ेंगे ना उतना अच्छा नहीं पढ़ सकते, तो उस वे में भी मैं जाके आपको यहाँ पे बहुत आसानी से समझा दूंगी, ठीक है। फिर हमें स्वच्छ एवं बीमार पशुओं की पहचान करनी है। भी पशु बीमार है कैसे पता लगेगा, हम तो बोल सकते हैं ना कि आज माथा दुख रहा है, सिर दुख रहा है, या फिर वॉमिटिंग हो रही है, बट जानवर को कैसे पहचानेंगे। तो जानवरों में ऐसी अवस्थाएं होती है जैसे जानवर पूरे दिन भर हिलना डुलना बंद कर देता है, एक जगह पर बैठ जाता है, ठीक है, वो खाना खाना बंद कर देता है और पानी पीना बंद कर देता है, तो इससे हमें आइडिया लगता है कि हमारा जानवर जो है वो अस्वस्थ है। फिर उसके लक्षणों के आधार पर बीमारी का पहचान करना, बीमारियां कौन कौन सी हो सकती है वो सब भी इसके अंदर आएगा। पशुओं के अंदर अंतः एवं बाह्य परजीवी रोगों के बारे में भी पढ़ना है। अब अंतः व बाह्य परजीवी रोग क्या होते हैं, सबसे पहले तो परजीवी क्या होता है, तो ऐसे जीव जो अपने भोजन के लिए दूसरे जानवरों के ऊपर निर्भर होते हैं उसे हम लोग परजीवी कहते हैं। अब सबसे पहले इसमें परजीवी का पॉइंट आया है, तो जैसे कि मैं बहुत सरल आसान भाषा में बताती हूँ कि बाह्य परजीवी, बाह्य परजीवी आप लोगों को पता होगा, गाय भैंस के शरीर पे छोटे छोटे से चीचड़ा जिसे मेवाड़ी भाषा में कहते हैं वो लग जाते हैं, ठीक है, ऊपर की तरफ उनका खून पीते रहते हैं, वो बाह्य परजीवी हो गया। अंतः परजीवी पेट में पड़ने वाले कीड़े जैसे कि एस्केरिस वगैरह, तो वो अंदर से और बाहर से दोनों ही तरफ से जानवर को नुकसान पहुंचाते हैं। फिर हमें पढ़ना है पशुओं में टीकाकरण, भी पशुओं के टीके लगते हैं ना, तो कौन से टीके कब लगेंगे, कैसे लगाने, वो सभी चीजें पढ़ेंगे और यहाँ से भी प्रश्न बनने के चांसेस है, ठीक है। फिर पशुधन प्रसार के बारे में पढ़ना है। फिर हमें भेड़ और बकरियों का स्वास्थ्य कैलेंडर पढ़ना है। स्वास्थ्य कैलेंडर मतलब क्या उनकी प्रोसीजर रहती है, कैसे रहती है, वो सारी चीजें हम लोग यहाँ पढ़ेंगे।
फिर क्या देखना है, ऊन, मांस, दूध और अंडों, इन 4 टॉपिक में देश व राज्य में उत्पादन का स्थान देखना है। हमें ये देखना है कि पूरे भारत में राजस्थान अंडों के उत्पादन में कौन से स्थान पर है, राजस्थान का क्या रैंकिंग है, वो हमें इन सभी 4 पॉइंट के अंदर हमें देखनी है अच्छे से। और राजस्थान में कौन सा जिला अग्रणी है वो भी देखेंगे, दोनों ही परिप्रेक्ष्य हमको देखने। फिर हम देखेंगे कि राज्य में उत्पादन के स्थान, ये यहाँ हो गया पूरा कंप्लीट। फिर देखेंगे प्रति व्यक्ति दूध, मांस और अंडों की उपलब्धता कितनी है। ये यहां से सीधा प्रश्न आ सकता है, बहुत सरल और रटने वाले ही प्रश्न है कि एक व्यक्ति को प्रतिदिन कितना ग्राम दूध लेना चाहिए और कितना उपलब्ध है। दोनों ही चीजें देखेंगे कि प्रति व्यक्ति क्या मिल रहा है। जैसे हम प्रति व्यक्ति आय पढ़ते हैं ना कि एक व्यक्ति को इतना चाहिए या इतना वो कमा सकता है, वैसे ही हम लोग प्रति व्यक्ति की उसको एक दिन में दूध कितना मिल पा रहा है, हमारे जो प्रोडक्शन हो रहा है उससे दूध प्रति व्यक्ति को मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, और कम मिल रहा है तो हम लोग उस उत्पादन को बढ़ाने के लिए सरकार क्या कर रही है, वो भी चीजें हमको यहाँ पर देखनी है। प्रति पशु दूध की उत्पादकता, फिर हमें ये देखना है कि प्रत्येक पशु कितना दूध का उत्पादन कर रहा है, वो भी इसी पॉइंट के अंदर हमें देखना है। फिर हमें ऊन कतरन, भार ढोने वाले पशु, इसके अंदर हम लोग गधों के बारे में डिस्कस करेंगे, हम लोग इसमें ऊंट का भी करेंगे क्योंकि ऊंट का भी इस्तेमाल हम लोग करते हैं, बैलगाड़ियों का इस्तेमाल करते हैं, तो वो सभी जानवर हम यहाँ देखेंगे। फिर हम मोस्ट इंपोर्टेंट वर्मी कंपोस्ट खाद के बारे में पढ़ेंगे, ये भी इंपॉर्टेंट है। कितनी विधियां हैं इसकी, वर्म मतलब होता है कि आपके अर्थवर्म, केचुए से बनने वाली खाद जो होती है वो पढ़ेंगे, उसकी अलग अलग विधियां हैं, किसने कौन सी विधि बनाई वो सब हम लोग इसके अंदर देखेंगे। भी गड्ढा खोद के करोगे, आप टंकी बना के करोगे, किसी चीज के अंदर भर के रखोगे, इस प्रकार से अलग अलग विधियां हैं जिनका अध्ययन हम यहाँ करेंगे। फिर हम लोग देखेंगे कि पशुओं के चमड़े और हड्डियों का उपयोग क्या क्या है। ठीक है, एक तो हो गया दुग्ध वगैरह जो हमें जिंदा रहते मिल रहा है, लेकिन पशु मरने के बाद भी हमें फायदा ही पहुंचाता है। तो मरने के बाद जैसे भैंस और गाय की जो खाल होती है, चमड़ा होता है, उसे लेदर बनाने का काम होता है। हड्डियां जो होती है उनका यूज करते हैं, हड्डियों का पाउडर क्रश करके हम खेतों में डाल सकते हैं, जिससे खेतों की अम्लीयता कम हो सकती है, तो वो भी यूज करते हैं। और उसके अलावा और भी यूजेस होते हैं। पशुओं की उम्र ज्ञात करना, अब जैसे कि आपको पता होगा ना, आपने जीके में कभी पढ़ा होगा कि ना पशुओं के मेले लगते हैं, ठीक है, और वहां पर वो बोलते हैं कि अरे मेरी गाय तो 2 साल की, अरे गाय के पास क्या बर्थ सर्टिफिकेट है, जैसे हम मालिक है हमें तो पता है, लेकिन जब हमें बेचना हो तो हम झूठ बोल जाए तो क्या हम गाय को देखकर उसकी उम्र का अंदाजा लगा सकते हैं? बिल्कुल लगा सकते हैं। ऐसे कुछ फॉर्मूला हमारे पास में है जिससे हम गाय के देखकर किस प्रकार से उसके जो रिंग होते हैं ना, सींग जो होते हैं, सींग के ऊपर छल्ले बनते हैं। जब सींग बनता है ना इस प्रकार से, बच्चे से लेके बड़ा होता है तब बनता है, तब उसके ऊपर ऐसे छल्ले बनते जाते हैं, और उन छल्लों की संख्या के आधार पर भी हम आयु का निर्धारण करते हैं। दांत कितने हैं, दांत से आयु का निर्धारण करते हैं, बहुत सारे और कुछ फॉर्मूला भी है हमारे पास जिससे भी हम कर सकते हैं, तो वो इसके अंदर पढ़ेंगे। फिर हम देखेंगे पॉलीथीन से पशुओं और पर्यावरण को क्या क्या नुकसान हो रहा है, ये एक छोटा सा टॉपिक है, हो जाएगा, आपको पता ही है क्या क्या नुकसान हो रहा है। फिर हमें बहुत इंपॉर्टेंट पशु बीमा, इसके बारे में पढ़ना है। राजस्थान सरकार की जो भी है, पशु क्रय करते समय क्या क्या सावधानियां हमें रखनी है ताकि हमें कोई उल्लू ना बना जाए, गलत पशु के बारे में बता के और हम खरीद के ले आए, बाद में पता लगे अरे इसमें तो ये मिस्टेक है, काम ही नहीं रहा। ऐसी चीजें हम अवॉइड कर सकते हैं। पशु मेले कहाँ कहाँ लगते हैं, क्या क्या होता है मेलों में और किस किस पशु के लिए लगता है, वो हम पढ़ेंगे। फिर हम पढ़ेंगे पशु गणना, ठीक है, राजस्थान सरकार ने जो कर रखी है। फिर गौशाला प्रबंधन के बारे में देखेंगे, गौशाला के अंदर किन किन नियमों का ध्यान रखना चाहिए। साफ सफाई का क्या महत्व हो सकता है, ये भी हम लोग इसके अंदर पढ़ेंगे, बहुत महत्व है। जितना हमारे जीवन में है ना, उतना का उतना जानवरों के जीवन में भी महत्व है। गोबर मूत्र का उचित निष्पादन, क्योंकि हम लोग क्या गौशाला तो बना दी, गाय वहीं पर गोबर कर रही है, वहीं पर गौमूत्र हो रहा है, पूरा किचपिच हो गया, वहां पे बैक्टीरिया आ रहे हैं, गायों को बीमारियां हो रही है। गीले में, सर्दी का मौसम है, गीले में बैठेगी तो उसको जुकाम लग जाएगा, तो उनका एक प्रॉपर निष्पादन किस प्रकार से हम कर सकते हैं, तो वो चीज हमको यहाँ पर देखनी है, ठीक है। फिर हमें देखना है कि पशुधन के जो उत्पाद बनते हैं उसका विपणन किस प्रकार से होता है, मार्केटिंग वगैरह का प्रोसेस है। डेयरी विकास गतिविधियां पढ़नी है कि राजस्थान में डेयरी विकास किस प्रकार से चलता है, राजस्थान गवर्नमेंट का उसमें कितना पार्टिसिपेशन है, और प्राइवेट में हम करते हैं तो हमें क्या क्या बेनिफिट मिलता है, सब्सिडी मिलती है, वो सब भी हम इसके अंदर देखेंगे। प्लस द मोस्ट इंपोर्टेंट की पशुपालन विभाग की प्रमुख योजनाएं, ये सभी हमको पढ़ना है, और ये सब कैसे रहेंगे, MCQS बेस्ड रहेंगे प्रश्न, ठीक है। यहां तक मैंने क्या किया, सिर्फ सिलेबस के बारे में डिस्कस किया है कि ये पूरा सिलेबस रहने वाला है।
अब हम लोग क्या करेंगे, अगर रेगुलर बेसिस पे होगा तो रेगुलर, नहीं तो आपका जो भी हम समय के अनुसार और उस प्रकार से प्रॉपर वे में जितने भी टॉपिक हमने डिस्कस किए, हर टॉपिक पे रिटर्न नोट्स भी मिलेंगे आपको। मैं सारे बोर्ड पे आपको नोट्स लिखवाऊंगी, प्लस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी टिक कराऊंगी, क्योंकि इस तरह की परीक्षा पहले हुई नहीं है। तो आप लोग देख सकते हैं कि कैसे प्रश्न आते हैं, क्या आते हैं, कहाँ से आइडिया लगाए, न कहीं बुक से मैटर ला सकते हैं, आप लेकर भी आएंगे मैटर, फिर भी समझेंगे कैसे क्या लिखा है क्या नहीं है। तो मैं आपके साथ में यहाँ पर जुड़ी हुई हूँ, मैं आपको कंप्लीट एनिमल हस्बेंड्री बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाऊंगी। तो आप भी अपने जितने भी मित्र हैं उन सभी को भी बताइए कि इस प्रकार से हम लोग पशुपालन का पूरा कोर्स यूट्यूब पे आप सभी को निःशुल्क करवाने जा रहे हैं। तो आप सभी विद्यार्थी हमसे जुड़िए और अपने आसपास लोगों तक भी ये वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि उन सभी को भी इस वीडियो का लाभ मिल सके। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर।